हेलो गाइस, तो चलिए यार हम लोग अपने जावा की लैंग्वेज को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। और अभी देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था यार मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। और हम लोगों ने नियरली अभी तक 7 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो मेक श्योर कि अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखना है तो ये सारे लास्ट के पार्ट आप जरूर देखो। वीडियो नंबर पार्ट 63 से अभी तक जो भी अपलोडेड है। और मल्टी थ्रेडिंग पर अभी 2-3 वीडियोस और आने वाले हैं, तो उनको भी आप देखना। तभी आप मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ओके। तो अभी तक हम लोग सीख रहे थे थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन को देखा था, जिसको हम लोग एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड का यूज करके उपयोग बना सक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। या हम लोग किस तरह से सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बनाते हैं, या स्टैटिक मेथड या कैसे के साथ में किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन हम लोग यूज करते हैं। वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। आज हम लोग एक और पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन, या उसको बोला जाता है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। जिसमें आप देखोगे कि दो थ्रेड आपस में बात कर रही होंगी, कम्युनिकेट कर रही होंगी। समझ में बात आई? तो इसे अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। उसको पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर दो मेथड के बारे में समझना पड़ेगा। वेट एंड नोटिफाई मेथड, ये हमारी थर्ड क्लास में अवेलेबल है। मेथड्स क्या होते हैं, जब भी हम इन मेथड को, जैसे यहाँ पर वेट मेथड है, जब भी हम वेट मेथड को यूज करते हैं तो जो भी थ्रेड इस वेट मेथड को कॉल करेगी वो थ्रेड चली जाएगी वेटिंग स्टेट में। अब थ्रेड की कई सारी स्टेट होती हैं, जिनमें से बहुत सारी स्टेट को मैं आगे ही बता चुका हूँ। तो उनमें से एक स्टेट होती है और भी वेटिंग स्टेट। तो जो भी थ्रेड इस वेट मेथड को कॉल करेगी वो कहाँ चली जाएगी, वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। अब अगर कोई भी थ्रेड वेटिंग स्टेट में चली गई है तो वो अपने आप रनेबल स्टेट में दोबारा से नहीं आएगी। तो अपने आप, क्योंकि वो थ्रेड रनेबल स्टेट में नहीं आएगी, इसलिए हमें इस नोटिफाई फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो हम किसी दूसरे थ्रेड के अंदर इस नोटिफाई फंक्शन को यूज कर लेंगे। और जब भी वो दूसरी वाली थ्रेड नोटिफाई फंक्शन को कॉल करेगी, तो जो भी थ्रेड्स वेटिंग स्टेट में होती हैं उनमें से कोई एक थ्रेड हमारे रनबल स्टेट में आ जाती है। तो यहाँ पर आप समझिए एक बात और भी, जो ये यहाँ पर लिखा है हमने वेट एंड नोटिफाई मेथड, ये दोनों मेथड जब हम लोग यूज करते हैं तो सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन के अंदर ही हम लोग यूज कर सकते हैं, या कोई सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक हो उसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे किसी हम नॉर्मल फंक्शन के अंदर हम लोग वेट और नोटिफाई फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो भी थ्रेड वेट फंक्शन को कॉल करेगी वो चली जाएगी वेटिंग स्टेट में। और वेटिंग स्टेट से तब तक वो रनबल स्टेट में नहीं आएगी जब तक कोई दूसरी थ्रेड नोटिफाई फंक्शन को ना कॉल कर ले। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अगर कोई थ्रेड वेटिंग स्टेट में है तो उसको रनबल स्टेट में लाने के लिए आपको कोई दूसरी थ्रेड नोटिफाई फंक्शन को कॉल करना ही पड़ेगा। नहीं तो वो थ्रेड हमेशा के लिए वेटिंग स्टेट में ही रह जाएगी। इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। और अभी हमने बोला कि ये जो दोनों मेथड है वेट एंड नोटिफाई, इनको हम हमेशा सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन या सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर ही यूज करते हैं। तो आपको ये बात बहुत पहले ही पता है, जब मैं ये चीजें पढ़ा रहा था आपको तो यहाँ पर बताया था कि जब भी कोई थ्रेड किसी भी सिंक्रोनाइज्ड मेथड में या सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में इंटर करती है, तो जिस ऑब्जेक्ट का यूज करके उस फंक्शन को कॉल किया जाता है, उस फंक्शन उस ऑब्जेक्ट पर क्या करती है हमारी थ्रेड, एक लॉक लगा देती है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने इस फंक्शन को कॉल किया था। और इस फंक्शन के अंदर हमने वेट मेथड को कॉल किया है, हमने वेट मेथड को कॉल किया इस फंक्शन के अंदर। तो क्योंकि ये फंक्शन सिंक्रोनाइज्ड है, तो इस सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन के अंदर एंट्री करने से पहले जो भी थ्रेड ने जिस ऑब्जेक्ट का यूज करके इस फंक्शन को कॉल किया होगा, उस ऑब्जेक्ट पर वो क्या कर देगी, एक लॉक लगा देती है, एक इस तरह से लॉक लगा देगी। तो इसी ऑब्जेक्ट का यूज करके अब कोई दूसरी थ्रेड हमारे इस फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएगी। तो जब कोई थ्रेड इस वेटिंग स्टेट में चली जाती है, यहाँ पर समझिए हमने कहा कि जब कोई थ्रेड, जैसे मान लीजिए इस सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन के अंदर एंट्री करती है,
तो वो वेट मेथड को कॉल कर लेगी, और अगर वेट मेथड को कॉल कर लेगी तो वो वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। तो कोई भी थ्रेड अगर वेटिंग स्टेट में चली गई है, तो जो वो ऑब्जेक्ट पर लॉक एक्वायर कर लेती है, उस लॉक को क्या करेगी, रिलीज कर देगी। ये बात भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है ना? क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई थ्रेड सिंक्रोनाइज्ड मेथड में एंट्री करती है, तो एंट्री करने से पहले ही जिस ऑब्जेक्ट का यूज करके कॉल किया जाता है उस फंक्शन को, उसमें लगा देती है लॉक, और ये लॉक तब तक नहीं हटता जब तक उस पूरे फंक्शन की कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। लेकिन अगर बीच में ही उसने वेट को कॉल कर लिया, तो वो चली जाएगी वेटिंग स्टेट में, और इस लॉक को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। समझ में बात आई? और दूसरी थ्रेड अगर कोई नोटिफाई फंक्शन को कॉल करती है, तो इस नोटिफाई फंक्शन के कॉल होने पर कई सारी थ्रेड्स जो वेटिंग स्टेट में होंगी, उनमें से कोई एक थ्रेड फिर से रनिंग स्टेट में आएगी, रनबल स्टेट में आ जाएगी। और रनबल स्टेट में आ गई तो हमारे अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे सीपीयू पर शेड्यूल करे। तो ये दो मेथड के बारे में आप बहुत अच्छे से, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब आप यहाँ पर समझिए एक बात। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग आज समझ कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन पढ़ने वाले थे, या जिसे हम इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, दो थ्रेड आपस में बात करेंगी। कैसे बात करेंगी, कि अगर कोई थ्रेड वेटिंग स्टेट में है तो दूसरी वाली थ्रेड उसे नोटिफाई करके उसे रनबल स्टेट में लाएगी, है ना? तो इस तरह से ये थ्रेड्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं, वेट और नोटिफाई फंक्शन के द्वारा, वेट और नोटिफाई फंक्शन का यूज करके। तो इसमें इसके लिए ना एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, कोड होता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर का प्रॉब्लम। आपने समझा होगा, अगर आपने स्पेशली अगर आप कॉलेज लाइफ में होगे, तो आपको यहाँ वहां पर कहीं ना कहीं जब आप मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट मान लीजिए अगर आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, तो वहां पर आपको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम के बारे में बताया गया होगा। इसमें होता क्या है कि हमारे पास दो थ्रेड होती है। एक मान लीजिए ये वाली थ्रेड है और एक दूसरी थ्रेड है। तो पहली वाली थ्रेड क्या करती है, वो डेटा को प्रोड्यूस करती है। मान लीजिए पहली वाली थ्रेड ने वन को प्रोड्यूस किया, तो दूसरी वाली थ्रेड क्या करेगी, इस वन को जो प्रोड्यूस हुआ पहली वाली थ्रेड के द्वारा, दूसरी वाली थ्रेड उसे कंज्यूम करेगी, यानी कि कंज्यूम करके मान लीजिए इधर प्रिंट करेगी। और क्या होता है कि जब तक, जैसे मान लीजिए पहली वाली थ्रेड ने वन को प्रोड्यूस किया, तो जब तक कंज्यूमर थ्रेड जो दूसरी वाली थ्रेड है, अच्छा हम नाम यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं क्या, प्रोड्यूसर थ्रेड, PRODUCER, इसको हम बोल रहे हैं प्रोड्यूसर थ्रेड। ओके, और हम लोग इसको बोल रहे हैं कंज्यूमर थ्रेड। तो प्रोड्यूसर थ्रेड डेटा को प्रोड्यूस करेगी, ऐसे वन प्रोड्यूस करेगी, टू थ्री, इस तरह से प्रोड्यूस करती रहेगी। कंज्यूमर थ्रेड क्या करेगी, इसी डेटा को पिक करके वो प्रिंट करती रहेगी। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि अगर प्रोड्यूसर थ्रेड ने एक डेटा को प्रोड्यूस किया है, तो प्रोड्यूसर थ्रेड तब तक इस दूसरे वाले डेटा को प्रोड्यूस नहीं करेगी जब तक कंज्यूमर थ्रेड पहले वाले डेटा को रीड करके इस तरह से प्रिंट नहीं कर लेती। उसी तरह से कि अगर कंज्यूमर थ्रेड ने पहले वाले डेटा को रीड कर लिया है, तो तब तक वो दोबारा से डेटा को रीड नहीं करेगी जब तक प्रोड्यूसर थ्रेड ने दूसरे डेटा को प्रोड्यूस कर दिया है। यानी कि प्रोड्यूसर थ्रेड कभी ऐसा नहीं कर सकती कि प्रोड्यूसर थ्रेड ने वन प्रोड्यूस किया और फिर टू प्रोड्यूस कर दिया, और कंज्यूमर थ्रेड ने जब रीड किया तो वो टू को रीड कर रही है, वन को रीड ही नहीं कर रही है। ऐसा नहीं होगा। तो प्रोड्यूसर थ्रेड जब एक डेटा को प्रोड्यूस करेगी तो कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगी, फिर प्रोड्यूसर एक डेटा को प्रोड्यूस करेगी तो फिर से कंज्यूमर उसको रीड करेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि प्रोड्यूसर कई सारे डेटा को प्रोड्यूस कर दे उसके बाद कंज्यूमर रीड कर रही है। तो प्रोड्यूसर तब तक दूसरे वाले डेटा को प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक पहले वाले डेटा को कंज्यूमर ने कंज्यूम ना कर लिया हो। उसी तरह से कंज्यूमर पहले दूसरे वाले डेटा को मतलब क्या करेगी, पहले वाले डेटा को रीड कर लेगी। तो जब पहले वाले डेटा को अगर रीड नहीं की होगी, तो प्रोड्यूसर थ्रेड दूसरे वाले डेटा को प्रोड्यूस भी नहीं करेगी, है ना? तो ये दोनों सिचुएशन ऐसे होती हैं कि एक प्रोड्यूस करेगा, एक कंज्यूम करेगा, लगातार ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, है ना? अगर इसने एक प्रोड्यूस किया है, तो तब तक ये दो को प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक कंज्यूमर एक को रीड नहीं कर लेती है ना? उसी तरह से अगर कंज्यूमर ने वन को कंज्यूम कर लिया,
तो वो फिर से दोबारा वन को कंज्यूम नहीं करेगी, ये वेट करेगी जब तक प्रोड्यूसर थ्रेड दूसरे वाले डेटा को प्रोड्यूस ना कर ले, है ना? ये सिचुएशन होती है। तो इसकी चलिए हम लोग कोडिंग करते हैं, और कोडिंग को करने के लिए हम यहाँ पर अपना ओपन कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है टेस्ट डेमो नाम से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ क्लास बनानी पड़ेगी यहाँ पर। तो चलिए हम एक क्लास बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोड्यूसर थ्रेड बनाएंगे। प्रोड्यूसर थ्रेड से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी क्लास बनाते हैं। लेट्स से डेटा नाम से क्लास बना लेते हैं हम लोग। ये हमारी डेटा नाम से क्लास है, और इसके अंदर ना हम लोग क्या करते हैं, एक इंट डेटा नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। और हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये डेटा प्रोड्यूस किया जाएगा हमारी प्रोड्यूसर थ्रेड के द्वारा, है ना? तो इसमें अगर हमें वैल्यू को रखना है तो सिंपल सी बात है यार, हमें गेटर और सेटर बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक लेट्स से वायर्ड, और मैं यहाँ से प्रोड्यूस फंक्शन का नाम मैं रख ले रहा हूँ। मैं फंक्शन का नाम क्या रखता हूँ, प्रोड्यूस। ये प्रोड्यूस मतलब क्या करेगा, इसमें डेटा को रखेगा। और इस प्रोड्यूस फंक्शन में मैं लेट से एक वैल्यू पास कर देता हूँ डेटा नाम से। तो यहाँ पर दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। अब यहाँ पर मैं दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ा चुका हूँ, नहीं तो यार मैं हटा ही देता हूँ। आप लोगों को पता नहीं, आपने वीडियो दिस के बारे में देखा है कि नहीं देखा। तो हमने एक एक वैल्यू मैं यहाँ से पास करूंगा, वो वैल्यू डेटा में आ जाएगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक वायर्ड, और लेट से कंज्यूम मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ। और ये वाला सिंपली कंज्यूम से मतलब क्या है कि लेट से ये प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटन, और डेटा कोई वैल्यू यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ। सिंपल राइट। तो यहाँ पर हमने इस तरह से दो फंक्शन इसके अंदर बना लिए हैं, है ना? अब मैं यहाँ पर दो थ्रेड बनाता हूँ, एक थ्रेड प्रोड्यूसर बनाऊंगा, एक थ्रेड कंज्यूमर, PRODUCER। प्रोड्यूसर मैं थ्रेड बनाता हूँ, और ये एक थ्रेड होगी तो मैं एक्सटेंड कर लूंगा, थ्रेड को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा बताइए, रन मेथड की मैं ओवरराइडिंग करूंगा। ये आपको पता है ना? पता है आपको। और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक लूप लगाने वाला हूँ। आप देखना बस, i इक्वल टू 0 टू i लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस। और और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से मैं इस प्रोड्यूस फंक्शन को कॉल करूंगा। इसके अंदर से मैं प्रोड्यूस फंक्शन को कॉल करूंगा। तो ये प्रोड्यूस फंक्शन हमारा 10 टाइम कॉल होगा। और प्रोड्यूस फंक्शन को कॉल करके हम यहाँ से आई पास कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो रहा, ये हमारा प्रोड्यूस फंक्शन 10 टाइम कॉल होगा, तो डेटा की वैल्यू 10 टाइम चेंज होगी, यानी कि 10 बारी डेटा को प्रोड्यूस किया जाएगा। ये हमारी प्रोड्यूसर थ्रेड है। अब हमें इस डेटा फंक्शन, अगर प्रोड्यूस फंक्शन को कॉल करना है तो हमें इस डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, उसी का यूज करके हम प्रोड्यूस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, है ना? तो अभी उसको मैं कंप्लीट करता हूँ कोडिंग। उससे पहले मैं एक कंज्यूमर थ्रेड बनाता हूँ, CONSUMER, कंज्यूमर थ्रेड बना लेता हूँ। और क्योंकि ये भी थ्रेड है तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, इस रन मेथड की ओवरराइडिंग करेंगे। और यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे थ्रेड को अपने, है ना? और एक्सटेंड करने के बाद हम लोग यहाँ पर रन मेथड की ओवरराइडिंग करेंगे। और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेंगे, कौन से वाले मेथड को, कंज्यूम मेथड को कॉल कर लेंगे, है ना? अब इन मेथड को कॉल करने के लिए हमें डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी इस टेस्ट डेमो क्लास में चलते हैं, और यहाँ पर डेटा क्लास का एक डी नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने एक वो बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। और हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूसर क्लास का एक क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो प्रोड्यूसर P इक्वल टू न्यू प्रोड्यूसर, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आप बताइए, इस प्रोड्यूसर जो हमारी क्लास है, इसके अंदर, इस प्रोड्यूसर के अंदर हमें क्या चाहिए, डेटा का ऑब्जेक्ट चाहिए। और डेटा का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो क्यों ना मैं इसको यहाँ से पास कर दूं, है ना? अब ये पिछले वीडियो में हमने ऐसा किया था, अगर आपको याद हो, हमने डेटा शेयर्ड डेटा की बात की थी ना, शेयर्ड रिसोर्स की बात की थी। तो हम लोग यहाँ पर डेटा का डी नाम से एक सिंपली क्या कर लेंगे, रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं। और एक कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पर बना देंगे, पब्लिक प्रोड्यूसर डेटा डी इक्वल टू, और यहाँ से दिस डॉट डी इक्वल टू डी कर देंगे, है ना? तो वो जो ऑब्जेक्ट था, ये जो ऑब्जेक्ट था डी, यहाँ से पास हो गया हमारी प्रोड्यूसर को। और प्रोड्यूसर के अंदर हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया था, उसमें हमने क्या किया, इस डी की रख दिया। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी डॉट प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूस फंक्शन को कॉल करके आई पास कर देंगे। समझ में बात आया? हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेम तरह से हमें कंज्यूमर थ्रेड के अंदर भी करना पड़ेगा।
ये देखिए यहाँ से, और यहाँ प्रोड्यूसर की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, कंज्यूमर कर देंगे, और यहाँ से हम लोग डी डॉट कंज्यूम मेथड को कॉल कर लेंगे, है ना। और जैसे हमने प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्ट बनाया था उसी तरह से हम लोग कंज्यूमर का भी ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कंज्यूमर का हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे, और उसका भी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग सी को पास कर देंगे। तो कंज्यूमर में भी इस तरह से यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। अब ये हमारा परफेक्टली वैलिड है। हमने किया क्या है कि जो ये हमारी टेस्ट डेमो क्लास थी, इसके अंदर हमने एक डेटा का ऑब्जेक्ट बनाया। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया डेटा का, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर डेटा क्या है, डी है। तो डी इसको क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ये एक डी रेफरेंस वेरिएबल है, ये डी क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है ना। ये डी इसको पॉइंट कर रहा है। उसी तरह से एक हमारे पास क्लास है, प्रोड्यूसर क्लास है। ये प्रोड्यूसर क्लास है, और इस क्लास के अंदर भी एक हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, और इस ऑब्जेक्ट में हमने इसी का रेफरेंस पास किया है ना। उसी तरह से हमारे पास एक कंज्यूमर क्लास है, और कंज्यूमर क्लास के अंदर भी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर इसी वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल, इसी वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो ये काम अभी तक हमने किया है, और हमें, अगर आपको पता है, अगर हमें सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करना होता है तो हमें एक शेयर्ड रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, जहां पर हम इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इन दोनों थ्रेड के बीच में, है ना। ये वाला ऑब्जेक्ट इस थ्रेड से भी शेयर्ड है और इस थ्रेड से भी शेयर्ड है। इसकी पिछले वीडियो में हमने यही तो बताया था, यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है ना। तो ये दोनों वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ये समझना चाहते हो तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ यार कि सारे वीडियोस देखो, अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग अच्छे से समझनी है तो। ठीक है। अब यहाँ पर हमने सब कुछ अपना काम कर लिया है, और मैं क्या करता हूँ, तो अपनी दोनों थ्रेड को पी डॉट स्टार्ट कर देता हूँ और सी डॉट स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ से हमने दोनों थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। अब देखो, ये दोनों थ्रेड हमारा बन के तैयार हो गया। हमने डी को यहाँ पर कंज्यूमर प्रोड्यूसर के साथ में शेयर कर दिया है, इसके साथ में, है ना। और ये हमारा फंक्शन, अगर मैं इस टाइम पर इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है, 10 10 कुछ प्रिंट किया है, पी डॉट स्टार्ट किया है ना। मैं देखता हूँ एक सेकेंड। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 10 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी कंज्यूमर थ्रेड रही होगी, जो हमारी कंज्यूमर थ्रेड रही होगी, उसने 10 बारी डेटा को रीड किया होगा, वैसे 10 10 10, है ना। और पता भी नहीं कि वो 10 जब प्रोड्यूस हो रहा है तभी रीड कर पा रही है या नहीं, हो सकता है उसने एक ही को रीड करके प्रिंट कर दिया हो, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक शेयर्ड रिसोर्स के माध्यम से डी डॉट प्रोड्यूस डी डॉट कंज्यूम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो अगर हम लोग जो ये डेटा के अंदर जो ये फंक्शन है, प्रोड्यूस और कंज्यूम फंक्शन है, अगर मैं इसको सिंक्रोनाइज्ड बना दूं, अगर मैं इसको सिंक्रोनाइज्ड बना दूं और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ वायर्ड, अब मैंने इसको क्या कर दिया, सिंक्रोनाइज्ड कर दिया है ना। तो सिंक्रोनाइजेशन में आपको पता है कि यहाँ पर, सिंक्रोनाइजेशन में आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, कि जब भी कोई थ्रेड फंक्शन के अंदर एंट्री करेगी तो उस फंक्शन की पूरी पूरी कोडिंग को क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। तो ये वाला फंक्शन हमारा चला हो गया, तो जिसमें डेटा की वैल्यू क्या हो गई होगी, 10 10, लास्ट में डेटा की वैल्यू क्या हो रही होगी, 10 ही रही होगी ना। तो वो 10 टाइम्स 10 बार जब ये चलेगा तो डेटा की वैल्यू 10 10 वो हर बार प्रिंट कर देगा। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, है ना। तो मैं काम करता हूँ, मैं फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 10 10 प्रिंट हुआ है। 10 इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि जो डेटा के अंदर प्रोड्यूस फंक्शन है, इसको हमारी पहली वाली थ्रेड ने कॉल किया होगा और 10 बार एग्जीक्यूट कर दिया होगा, तो डेटा की वैल्यू 10 हो गई। तो जब कंज्यूम वाली थ्रेड कॉल हुई होगी, जो कंज्यूम मेथड को कॉल कर रही है, वो वाली थ्रेड एग्जीक्यूट हुई होगी, तो उसने 10 10 प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पर आपको और क्लियर बना देता हूँ, मैं एक बार एक काम कर लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं डेटा की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ना लिख देता हूँ PRODUCE प्रोड्यूस। ओके। और यहाँ पर भी मैं एक काम करता हूँ, मैं लगा देता हूँ कंज्यूम। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, इतना मतलब कि डीपली जाके कोई एक्सप्लेन नहीं करता, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
मैं रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारी प्रोड्यूस वाली थ्रेड है उसने 10 टाइम्स एग्जीक्यूट कर दिया, और 10 टाइम्स क्योंकि प्रोड्यूसर वाली थ्रेड ने, जो प्रोड्यूसर थ्रेड थी उसने प्रोड्यूस फंक्शन को 10 टाइम एग्जीक्यूट कर दिया। जो डेटा की वैल्यू थी वो 10 हो गई होगी। जब डेटा की वैल्यू 10 हो गई तो जो कंज्यूम वाली कंज्यूमर थ्रेड जो हमारी थी वो कंज्यूम मेथड को कॉल करेगी 10 टाइम, तो हमेशा वैल्यू 10 ही 10 मिलेगी, है ना। फिर से मैं एक बार रन कर देता हूँ, तो देखिए पहले कंज्यूम थ्रेड एग्जीक्यूट होने लगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि कंज्यूमर थ्रेड ने पहले कंज्यूम मेथड को कॉल कर लिया, तो क्योंकि कोई वैल्यू सेट नहीं तो जीरो है ना। और उसके बाद प्रोड्यूसर ने जब 10 टाइम कॉल कर लिया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से अभी सिंक्रोनाइज्ड हटा देता हूँ, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड लगा हुआ है, ये सिंक्रोनाइज्ड मेथड है। तो एक बार कोई भी थ्रेड अगर स्टार्ट होगी तो वो पूरा 10 बार एग्जीक्यूट करेगी, ये आपको पता है सिंक्रोनाइजेशन की वजह से। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से सिंक्रोनाइज्ड, अभी आप देखना अब कोई भरोसा ही नहीं रहेगा कौन सी थ्रेड कब चलेगी, है ना। आप देखना कंज्यूम थ्रेड ने जो थी हमारी वो चली, तो उसने क्या किया कि कंज्यूम किया है 1 1 वैल्यू। इसका मतलब प्रोड्यूसर जरूर कहीं ना कहीं चली होगी, है ना। तो उसने कंज्यूम को चला दिया, तो उसने इतनी बार चलाया, फिर कंज्यूम फिर से चली 2 बार, तो उसने दो दो को रीड किया। फिर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस वाली क्या कर रही है, देखिए प्रोड्यूस वाली यहाँ पर 2 को प्रोड्यूस किए, उसके बाद फिर से कंज्यूम चल रहा है, फिर प्रोड्यूस चल रहा है, फिर कंज्यूम। तो यहाँ पर आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है ना। ये देखिए प्रोड्यूस ने यहाँ पर एक प्रोड्यूस किया था, वही मैं कंफ्यूजन में था कि प्रोड्यूसर ने एक जो प्रोड्यूस किया वो कहाँ गया। तो यहाँ पर अभी कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो कोई भी थ्रेड कभी भी चल जा रही है ना। लेकिन अगर ये दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, तब आपको पता है कि जो भी थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगी वो पूरा 10 बार लूप को चलाएगी, है ना। देखिए प्रोड्यूस चली अब, तो उसने 10 टाइम्स प्रोड्यूस किया। अब क्योंकि डेटा की वैल्यू 10 हो गई है, तो कंज्यूम जब चलेगी तो वो 10 10 प्रिंट करेगी। तो इसका मतलब जो कंज्यूमर थ्रेड है इस टाइम पर रन होगी तो या तो 10 10 प्रिंट करेगी, अगर दूसरी बार सेकंड टाइम उसको चांस मिल रहा है, और पहली बार में उसे चांस मिल जा रहा है, यानी कि पहले कंज्यूमर थ्रेड को अगर सीपीयू पर शेड्यूल किया जाएगा तो वो 0 0 प्रिंट करेगी। तो या तो वो 0 0 या तो 10 10 प्रिंट करेगी। देखिए इस बार 0 0 प्रिंट कर रही है ना। ये सब आपको पता है, लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पर क्या है, हमारा क्या टास्क था, आप बताइए। हमारा टास्क क्या था कि अगर प्रोड्यूसर थ्रेड, जो प्रोड्यूसर थ्रेड है प्रोड्यूस मेथड को कॉल करके एक बार डेटा को क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, तो क्या करना चाहिए उसको। अगर वो डेटा को जनरेट कर रही है तो उसे तब तक दोबारा डेटा को जनरेट नहीं करना है जब तक कंज्यूमर वाली थ्रेड कंज्यूम मेथड को कॉल करके डेटा को कंज्यूम ना कर ले। उसी तरह से अगर कंज्यूमर थ्रेड ने कंज्यूम मेथड को कॉल करके एक बार डेटा को कंज्यूम कर लिया, तो दूसरी बार तब तक उसे डेटा को कंज्यूम नहीं करना चाहिए जब तक प्रोड्यूसर थ्रेड प्रोड्यूस मेथड को कॉल करके दोबारा से डेटा प्रोड्यूस ना कर दे। तो अब इसका मतलब कि जो वेट और नोटिफाई मेथड हमने सीखे थे अभी, वो हमें क्या करना है, इसी प्रोड्यूस और कंज्यूम फंक्शन के अंदर यूज करना है। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिंपल सा, ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपको इफ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, और आप एक सिंपल वेरिएबल ले लीजिए, उसकी वैल्यू को चेक करिए। यानी कि जब ये प्रोड्यूस कर दे, तो आप ये देखो कि जब ये प्रोड्यूस कर रही है, जब ये प्रोड्यूसर जो फंक्शन प्रोड्यूस फंक्शन है, अगर ये डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरी बार इसे प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, इसको वेट करना चाहिए, है ना। और सिमिलरली अगर इसने एक बार डेटा को कंज्यूम कर लिया तो दूसरी बार इसे कंज्यूम नहीं करना है, वेट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ना एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट से प्राइवेट, लेट से मैं यहाँ पर बूलियन टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, बूलियन, लेट से सेट वैल्यू नाम से। और इसकी वैल्यू मैं ना क्या कर देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से फाल्स कर देता हूँ। अभी के लिए मैं इसकी वैल्यू फाल्स कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर ना ध्यान से देखना मेरी बात को, देखिए यहाँ पर आप समझिए, सेट वैल्यू अभी फाल्स है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब मैं वैल्यू को सेट करूंगा, यानी कि मैं डेटा को जनरेट करूंगा, तो इसकी वैल्यू मैं ट्रू कर दूंगा। ध्यान से समझना, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है मतलब कि प्रोड्यूस फंक्शन कॉल हुआ है, उसने क्या किया है, डेटा को प्रोड्यूस किया है। और अगर डेटा को प्रोड्यूस किया है तो इस वाली थ्रेड को क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूं, अगर सेट वैल्यू जो है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो तुम क्या करो, वेट कर लो। मैं वेट मेथड को कॉल कर लेता हूं, है ना। और अगर डेटा तुमने प्रोड्यूस कर दिया है
तो हमें इसकी वैल्यू क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ट्रू बनाना पड़ेगा, है ना। देखिए मैं ये मान चल रहा हूं अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब इस थ्रेड को, जो भी थ्रेड इस फंक्शन को कॉल करेगी उसको वेट करना चाहिए और डेटा जनरेट होने के बाद उसकी वैल्यू को मैं ट्रू कर दूंगा, है ना। उसी तरह से यहां पर आइए कंज्यूम मेथड में आइए। कंज्यूम मेथड में आने के बाद बताइए अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है इसका मतलब इसने डेटा को कंज्यूम कर लिया है, और अगर डेटा को कंज्यूम कर लिया तो इसको वेट करना चाहिए और डेटा कंज्यूम होने के बाद इसकी वैल्यू को फॉल्स भी करना चाहिए। तो यहां पर मैं लिखूंगा इफ सेट वैल्यू की वैल्यू अगर फॉल्स है तो इसको क्या कर दो, तुम भी भैया वेट कर लो, और जब इसने डेटा को रीड कर लिया तो सेट वैल्यू जो है उसकी वैल्यू को क्या कर दो, उसकी वैल्यू क्या कर दो, फॉल्स कर दो। सिंपल राइट, ऐसे आप समझ सकते हो, है ना। बिल्कुल। नहीं तो आप ऐसे और समझिए, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, अग, अगर आप ऐसे लॉजिक से चलना चाहते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो मैं ये मान के चलता हूं कि प्रोड्यूस फंक्शन कॉल हुआ होगा, इसने डेटा को प्रोड्यूस किया होगा, और अगर डेटा को प्रोड्यूस किया है तो इसको वेट करना चाहिए और डेटा को प्रोड्यूस करने के बाद इसकी वैल्यू ट्रू कर देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू ट्रू कर देने का मतलब यह है कि डेटा हमने प्रोड्यूस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो इसको वेट करना चाहिए, और अगर वैल्यू कंज्यूम हो गई है तो इसकी वैल्यू हम फॉल्स कर देंगे, ऐसे समझिए। नहीं तो आप लॉजिक के हिसाब से चलिए। लॉजिक क्या है यहाँ पर समझिए। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास दो थ्रेड हैं, तो दोनों थ्रेड में से कोई भी थ्रेड सीपीयू पर शेड्यूल हो सकती है ना। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल कर सकता है। पहली बार मान लीजिए कि वो कंज्यूमर थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल करता है तो वो कंज्यूम मेथड को कॉल करेगी पहली बार ही। तो पहली बार ही अगर उसने कंज्यूम मेथड को कॉल कर लिया तो अभी डेटा सेट नहीं है, और डेटा सेट नहीं है तो उसकी यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, तो इसको हम वेट करा देंगे। समझ में बात आया। ठीक है, ये वेट करने लगा। ये वेट करने लगेगा जब, तो हमारे इस वाले मतलब प्रोड्यूस फंक्शन को यानी कि पहली वाली थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल किया जाएगा। अब क्योंकि देखिए ये वेट कर रहा है तो अभी हम इसके अंदर आएंगे, देखेंगे इसकी वैल्यू क्या ट्रू है, नहीं इसकी वैल्यू तो अभी फॉल्स है, तो ये कुछ नहीं होगा, ये डेटा को प्रोड्यूस करेगा और इसकी वैल्यू ट्रू कर देगा। जब इसकी वैल्यू ट्रू कर देगा ये, तो ये वाली थ्रेड अभी भी वेटिंग स्टेट में होगी, तो ये ट्रू कर देगा और इसकी वैल्यू को यहाँ से प्रिंट कर देगा। अब क्योंकि ये वेट कर रही है तो इसको हमें पहली वाली थ्रेड से नोटिफाई फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, डेटा को प्रोड्यूस कर दिया, इसकी वैल्यू ट्रू कर दिया और नोटिफाई फंक्शन को कॉल कर लिया, तो ये वाली थ्रेड हमारी आ जाएगी कहाँ, रन वाली स्टेट में। फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम उसे क्या करेगा, सीपीयू पर शेड्यूल करेगा। तो क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ से ट्रू हो चुकी है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। वो डेटा को क्या कर लेगा, डेटा को क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा, है ना। राइट, समझ में आया, वो डेटा को कंज्यूम कर लेगा, है ना। और डेटा को जब उसने कंज्यूम कर लिया है तो फिर से उसे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो डेटा कंज्यूम करने के बाद उसने इसकी वैल्यू फॉल्स कर दी, तो दोबारा से भी अगर कंज्यूम मेथड को कॉल किया जाता है यानी कि दूसरी वाली थ्रेड को अगर सीपीयू पर शेड्यूल किया जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है, और फॉल्स हो चुकी है तो फिर से ये वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। तो इस तरह से पूरा सिस्टम सही है, आप देख लीजिए, है ना। और अगर ये वाली थ्रेड जब स्लीप में है, वेट कर रही है, तो ये वाली थ्रेड हमारी नोटिफाई करेगी। सिमिलरली अगर ये वाली थ्रेड वेट में है तो इस वाली थ्रेड को नोटिफाई क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। तो आप लास्ट में यहां पर भी नोटिफाई लगा दीजिए, है ना। आप ऐसे भी समझिए कि जैसे मान लीजिए कि इस डेटा वाली थ्रेड ने एक डेटा को प्रोड्यूस किया, उसने इसकी वैल्यू ट्रू कर दी। अब फिर से अगर इसी वाली थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल किया गया तो क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पर से ये फिर से वेट करने लग जाएगी, और अगर ये वेट करने लग जाएगी तो ये वाली थ्रेड क्या करेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू हो गई है तो ये वैल्यू को रीड करके फॉल्स कर देगी, इसको इसको फॉल्स कर देगी। और अगर इसको फॉल्स कर देगी और फिर से इसी थ्रेड को अगर कॉल किया गया इसी फंक्शन को, तो फिर से ये वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इस तरह से हमारा बन गया है ना। तो आप कई सारे सिचुएशन लॉजिक के हिसाब से भी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो वेट मेथड है ये क्या कह रहा है कि भैया इसको ट्राई कैच में लगाओ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इफ की बॉडी बना देता हूँ ऐसे, और यहाँ पर भी मैं इसकी इफ की बॉडी बना देता हूँ ऐसे, और इसको मैं क्या करूँगा, ट्राई कैच में सराउंड कर दूंगा यहाँ से, है ना। सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा और मुझे कुछ यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, मैं इसको को हटा दे रहा हूँ ऐसे।
इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहीं पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ट्राई कैच में उसको हमने क्या किया, कर दिया, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला वेरिएबल है इसकी हम वैल्यू चेक कर रहे हैं, कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन है ये। यहाँ पर हम इस वेरिएबल का यूज करके वैल्यू को चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं ना कि क्या करना है। यही तो कंडीशन है, कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो वेरिएबल यूज हो रहा है ना कंडीशन चेक करने के लिए, इसको हम बोलते हैं सीमा फोर वेरिएबल। क्या बोलते हैं, सीमा फोर वेरिएबल बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर सब कुछ आई होप समझ में आ गया होगा आपको, राइट। हाँ, तो हम हाँ क्या बोल रहे थे, इसको मैं बोल रहा था कि ये सीमा फोर वेरिएबल है। सॉरी, मुझे बीच में लोग डिस्टर्ब कर देते हैं यार। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीमा फोर वेरिएबल बोलते हैं। आपने सुना होगा ये टर्म सीमा फोर वेरिएबल्स, राइट। तो चलिए अब हम लोग रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो हाँ यहाँ पर देखिए, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर ने कंज्यूम, प्रोड्यूस कंज्यूम, प्रोड्यूस कंज्यूम, प्रोड्यूस कंज्यूम, सब कुछ हमारा परफेक्टली काम हो रहा है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार प्रोग्राम को रन कर लीजिए, वन प्रोड्यूस हो रहा है तो वन कंज्यूम होगा, है ना। सब कुछ हमारा परफेक्टली वैलिड है। आप अगर देखना चाहते हैं कि जो ये प्रोड्यूसर थी इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये मेथड मैं स्लीप मेथड है। अभी इस मेथड को आप बिल्कुल मत समझना, थ्रेड डॉट स्लीप, और इसके अंदर ना मैं 1 सेकेंड का वो दे देता हूँ, और इसको ट्राई कैच के अंदर से सराउंड करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली इसको सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ पर। ये इसको आप मत समझना, ये सिंपली क्या है कि ये स्लीप कर देगा इसको, राइट। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर भी इसी तरह से कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों थ्रेड में मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं रन करूंगा ना तो एक एक सेकेंड के गैप पर, तो अब क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट होगा वो 1 1 सेकेंड पर आएगा। मैं इसको रन करता हूँ, आप देखना। देखिए, 1 को प्रोड्यूस किया, 1 को कंज्यूम किया, 2 3 4 को प्रोड्यूस किया, 4 को कंज्यूम, 1 1 सेकेंड के अंतर पर आ रहा है ना। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ यार, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो कंज्यूमर थ्रेड है उसको मैं ऐसे करता हूँ। एक बार मैं और रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, क्या होता है। तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों साथ में आ रहे हैं, है ना। अभी मैं प्रोग्राम को क्विट करता हूँ, और जो कंज्यूमर है उसको मैं 1 सेकेंड के लिए, प्रोड्यूसर को मैं 2 सेकेंड के लिए स्लीप करता हूँ। हाँ, यहाँ साथ ही में आ रहे हैं, राइट। ठीक है यार, आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि हमारा उतने उतने सेकंड में स्लीप होने के बाद में हमारा ये पूरा पूरा काम यहाँ पर हो रहा है। अब आप देख पा रहे हो कि जब एक वैल्यू प्रोड्यूस की जा रही है तो वो वैल्यू कंज्यूम की जा रही है, तभी दूसरी वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ है ना। प्रोड्यूस तो कंज्यूम कर लिया, ऐसा नहीं है कि अगर कंज्यूम कर रहा है तो एक ही को 2 बार कंज्यूम कर ले, या दो को एक बार दो ही को 3 4 बार कंज्यूम कर ले, ऐसा अब नहीं हो रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है। तो यार आप देख लो, वीडियो की लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो चुकी है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप बिगिनर हो यार, तो एक एक चीज़ मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट। सो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा कि इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या होता है, दो थ्रेड को आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं, वो वेट और नोटिफाई फंक्शन के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकती हैं, है ना। थैंक यू।